तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, जियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, ऑलरेडी जो है इस पर 2 लेक्चर कर लिए हैं। ठीक है, आज जो है क्या करेंगे, तीसरा लेक्चर करेंगे। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जियोलॉजी आज खत्म हो जाएगा, साथ साथ जो है वह जियोग्राफी को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, आप जियोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या बताया था, वोल्केनो के बारे में बता दिए थे। और उसके बाद जो है आज बताएंगे पर्वत के बारे में, पठार के बारे में और थोड़ा सा मरुस्थल बता देंगे। और क्या हो जाएगा, आपका जियोलॉजी खत्म हो जाएगा और इसको स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी को। सबसे पहले हमने एस्ट्रोनॉमी पढ़ा दिया, टोपोग्राफी पढ़ा दिया, आज जो है जियोलॉजी भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भूगर्भ विज्ञान क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो अध्ययन कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान, और ऊपर करेंगे तो जियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, पर्वत, पहाड़, पठार, यह सब। ठीक है, तो पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, सब बताता हूं। पर्वत लगा लीजिए हेडिंग, पठार लगा लीजिए, उसके बाद में पहाड़ लगा लीजिए, सब अलग अलग है जी। चोटी लगा लो, ठीक है, उसके बाद में पर्वत श्रेणी लगा लीजिए। बच्चा है नहीं कि आप जो है ना बारी बारी से यह सब लिखिएगा, एक ही में क्या करेंगे, समझाते चलेंगे। ठीक है, तो पर्वत हो गया, पठार हो गया, पहाड़ हो गया, चोटी हो गया, पर्वत श्रेणी हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे डायग्राम बनाएंगे वैसे वैसे आप भी बनाइएगा और समझते चलिएगा। ठीक है, इसको हमने बेस लाइन बना लिया। ठीक है, यहां से क्या हो गई, हम 1000 मीटर जो है ना वह ऊपर चले आए, नीचे आ गए। 1000 मीटर के आगे समुद्र तल से नीचे आ गया, या सतह से नीचे, इसको सतह बनो ना। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, सतह बोल दिया। ठीक है, या समुद्र बोल दो, ज्यादातर किताब जो है ना वह समुद्र लिखता है। ठीक है, और यहां से 1000 मीटर जो है वह ऊपर चले जाइए समुद्र से। 1000 मीटर ऊपर चले गए समुद्र से। अब सुनो, यहां से इस तरह से ऐसे बनाते जाना है। ठीक है, यहां से थोड़ा सा लाना है। ठीक है, समझ में आ रही है, कुछ इस तरह से। उसके बाद और क्या लाना है, यहां से इस तरह से। ठीक है, अब सुनो, इसी में काम जो है ना आपका बन जाएगा, कुछ इस तरह से डायग्राम आप भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो सुनो, यहां से समुद्र से 1000 मीटर की ऊंचाई पर को हम लोग बोलते हैं पर्वत। समुद्र से 1000 मीटर ऊंचा को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। तो पहला हम यहां पर लिखेंगे पर्वत। तो पर्वत क्या है, तो पर्वत होता है 1 गो, 2 गो, 3 गो, यह सब क्या हो जाएगा, पर्वत श्रेणी। यहां पर भी 4 गो हो गया, तो यह क्या कहलाएगा, पर्वत कहलाएगा। यहां से भी देख लो, यह पर्वत कहलाएगा। ठीक है, यह भी क्या है, पर्वत है। तो समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचे को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। तो लिख लो, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई पर स्थित को, ऊंचाई पर स्थित को क्या कहते हैं, ऊंचाई पर स्थित को पर्वत कहते हैं। ठीक है, पर्वत कहते हैं। और यहां से 1000 मीटर जो है ना, मीटर नीचे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहाड़ बोलेंगे। पहाड़ बोले तो हिल। ठीक है, यह पहला हो गया। दूसरा क्या लिखिएगा, पहाड़। पर्वत अलग है, पहाड़ अलग है, ऐसा नहीं कि सब एक ही समझिएगा। पर्वत को हम लोग बोलते हैं माउंटेन। ठीक है, और पहाड़ को हम लोग बोलते हैं हिल। तो समुद्र तल से 1000 मीटर नीचे को हम लोग क्या बोलेंगे, पहाड़ बोलेंगे। तो लिख लो, समुद्र तल से 1000 मीटर नीचे स्थित को क्या बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं। ठीक है, पहाड़ बोलते है। अच्छा, यहां देखो, समुद्र से 1000 मीटर जो है ना नीचे है, तो क्या हो गया, आपका पहाड़ हो गया। चौथा, तीसरा ना जी, चौथा नहीं, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, पठार। पठार, पठार क्या होता है, तो पठार जो है ना, यह वाला आपका पठार हो गया। यह कैसी आकृति हो गई, तो यह समतल हो गया। ठीक है, तो समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचे स्थित पर समतल आकृति को क्या बोला जाता है, पठार बोला जाता है। तो लिख लीजिए, समुद्र तल से, बेसिक बात है, समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित समतल आकृति को, समतल आकृति को पठार कहते हैं, प्लेट्यू। प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब एक नोट में बात लिख लीजिएगा कि पठार के पास जो है ना क्या क्या देखने को मिल सकती है। यहाँ पर खनन हो सकता है खनिज का, ठीक है, यहाँ से झरना गिर सकती है, खेती और झील जो है ना पठार पर नहीं देखने को मिलेगी। लिख लीजिए, पठार पर झरना, उसके बाद में खनन हो सकती है, खनन हो सकती है। झरना क्या होता है? जहां से पानी गिरती है, पहला बात। और दूसरा बात जो है क्या, पठार पर आपका झील, और उसके बाद में खेती होगा तो ना होगा। ये पर्वत पर कहां से खेती होगा जी, ठीक है। तो लिख लीजिए, इस पर पठार पर खेती एवं झील नहीं हो सकती है। समतल है, जगह रहता तब ना इसमें पानी जमता तो झील बनते। पठार पर खेती एवं झील नहीं हो सकता है। अच्छा, उसके बाद पर्वत हो गया, पठार हो गया, पहाड़ हो गया, चोटी, ठीक है। चौथा आप क्या लिख लीजिएगा, चोटी। चोटी क्या है? तो पर्वत में सबसे ऊंचे श्रेणी को, ठीक है, पर्वत में सबसे ऊंचे शिखर को हम लोग क्या बोलते हैं? चोटी बोलते हैं। इस सबका देखो आपका हाइट इतना ही है, ठीक है, और इसका देखो ज्यादा है, तो पर्वत में सबसे क्या है, ऊंचा शिखर, उसी को बोला जाता है चोटी। तो पर्वत में सबसे पर्वत श्रेणी में सबसे, पर्वतों, कई सारे पर्वत को पर्वत श्रेणी बोला जाता है। उसके बाद चोटी लिखता हूं, चौथा हम लिखता हूं पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी क्या है? तो पर्वत श्रेणी है कई सारे पर्वत को हम लोग बोलते हैं पर्वत श्रेणी। देख रहे हो, 1 2 3 मार खानी है जी, ठीक है, बहुत सारे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो कई सारे पर्वत को पर्वत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। कई सारे एक साथ पर्वत को लिखो, एक साथ पर्वत को पर्वत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब चोटी बताएंगे। चोटी, ठीक है। चोटी क्या होता है? तो चोटी का मतलब होता है कि कई सारे एक साथ पर्वत को पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो पर्वत श्रेणी में जब से जिसका सबसे ज्यादा शिखर होगा, सबसे ऊंचा शिखर होगा, उसी को क्या बोलेंगे? चोटी बोलेंगे। पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची शिखर को चोटी कहते हैं, चोटी कहते हैं। यह बात समझ में आ गई? बोलिए कि पर्वत क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, चोटी क्या होता है, पर्वत श्रेणी क्या होता है, यह बात तो बता दिए। डायग्राम जो है ना आपको भी बनाना चाहिए, बिना डायग्राम के आप ज्योग्राफी नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। मिटा दे, बोलिए 1 मिनट देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, मिटा दे। अब हेडिंग लगा लीजिएगा, निर्माण के आधार पर पर्वत, ठीक है। सबसे पहले वलदार पर्वत क्या होता है, इसी को फोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, उसके बाद में हाज पर्वत क्या होता है, चलिए बताते हैं। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, उसके बाद पठार बता देंगे, और तब चलेंगे मरुस्थल पर और जियोग्राफी के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप? तो हेडिंग लगा लीजिए, निर्माण के आधार पर पर्वत की प्रकार। सबसे पहला जो है वह फोल्डेड माउंटेन, मोड़दार, या उसी को क्या बोला जाता है? वरदार, ठीक है। मोड़दार या इसी को बोलो फोल्डेड माउंटेन। मोड़दार पर्वत क्या है? तो सुनो, 2 प्लेट होती है, और एक प्लेट भारी वाला नीचे चला जाए और हल्का वाला ऊपर चले जाए, तो इससे भी क्या होगा? पर्वत का निर्माण होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोड़दार पर्वत बोलेंगे। नहीं समझे? जब दो प्लेट में भारी प्लेट बताए तो थे जी, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत हैरी-हेंस वाला, ठीक है, कि प्लेट क्या होता है? विस्थापन से महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा, प्लेट्यू बनेगा, पहाड़ बनेगा, सब बनेगा, वही बता रहे हैं। जब 2 प्लेट में भारी प्लेट नीचे चला जाता है एवं हल्की प्लेट ऊपर आ जाती है,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। जो इससे निर्माण होगा माउंटेन का उसी को फोल्डेड माउंटेन बोलेंगे। जैसे यह आपका क्या है, प्लेट है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर यह वाला है, यह भी प्लेट है। यह वाला आपका भारी प्लेट हो गया, भारी प्लेट। और यह हो गया हल्का प्लेट, हल्का प्लेट। इसके ऊपर दबाव पड़ा, यह प्लेट जो है ना नीचे नीचे क्या हो गया, दब गया जी दबाव के कारण। उसके बाद में यह प्लेट जो है ना हल्का पड़ी, जिसके कारण यह ऊपर उठ गया। और इससे जो निर्माण होगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोरदार पर्वत बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, उसके बाद में ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत वैसा पर्वत जिसमें ज्वालामुखी से निर्माण हो। ज्वालामुखी से निर्माण वाले पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। वैसा पर्वत जिसकी निर्माण ज्वालामुखी से हो, ठीक है। जिसकी निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। जैसे कि आपका क्या था, यह अर्थ था, अर्थ के मेंटल से क्या निकला, तो ज्वालामुखी निकले, वोल्केनो। यह वोल्केनो जो है वह ऊपर जा रही है, ठीक है। अब यह क्या है आपका लावा, और नीचा से क्या निकला, मैग्मा निकला। लावा ठंडा होगा, इस तरह से लावा ठंडा होकर के जो है निर्माण कर देगा, तो देखो पर्वत बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। तीसरा, ज्वालामुखी के बाद अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या है, तो वैसा पर्वत जो समाप्ति के कगार पर हो। अपलेशियन और अरावली पर्वत राजस्थान का लिखो। अवशिष्ट पर्वत वैसा पर्वत जो समाप्ति के कगार पर हो, समाप्ति के कगार पर हो, उसी को बोला जाता है अवशिष्ट पर्वत। एग्जाम्पल में अपलेशियन पर्वत हो गया। उसके बाद दूसरा का लिख लो अरावली पर्वत राजस्थान। अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है जी भारत का, राजस्थान, यह गुजरात, उसके बाद में हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। चौथा, यह कहां पर है जी, तो यह उत्तर पश्चिम में है राजस्थान के, ठीक है। लिखना है तो लिख लीजिएगा एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत हो गया। हर्ज पर्वत क्या होता है, तो वैसा जिसमें दो प्लेट जो है ना वह क्या हो जाते हैं, नीचे चला जाता है भारी प्लेट, और हल्का प्लेट ऊपर आ जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हर्ज पर्वत, ठीक है। जब साइड के दो भारी प्लेट दबकर अंदर चल जाता है, ठीक है, अंदर चल जाता है, एवं हल्की प्लेट ऊपर आ जाती है, हल्की प्लेट ऊपर आ जाती है, और इससे जो निर्माण होता है पर्वत का उसको हर्ज पर्वत बोलते हैं। जैसे यहां एक प्लेट हो गया, उसके बाद में यह दो प्लेट हो गया, और यहां से देख लो यह जो है आपका तीन प्लेट हो गया। तो यह पहला प्लेट और दूसरा प्लेट यह दब करके क्या हो गया, नीचे चला गया। यह भी प्लेट दब करके नीचे चला गया, दबाव ज्यादा हुई, और यह प्लेट जो है ना तीसरा वाला यह ऊपर आ गया, ठीक है। और इससे जो पर्वत का निर्माण हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायग्राम इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है, उसी को हर्ज पर्वत बोलते हैं। पांचवा लिख लो, हर्ज पर्वत के बाद आपका ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ब्लैक माउंटेन लिखो, ब्लॉक माउंटेन, ऐसे ब्लॉक्ड माउंटेन। यह क्या है, तो ब्लॉक माउंटेन जो है ना, इसमें देखिए दो जो है ना साइड का प्लेट कैसे दबेगा, यहां से ज्वालामुखी निकल गई, तो यहां से ज्वालामुखी निकल गया तो तीसरा प्लेट को सीधे ऊपर ढकेल देगा, ठीक है। और इससे जो निर्माण होगी पर्वत का उसी को हम लोग बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। जबकि यहां पर अपने से धंस गया है जी, दोनों में दबाव ज्यादा पड़ा, दबाव यहां पर ज्यादा है दोनों प्लेट के ऊपर, जिसके कारण धंस गया। लेकिन यहां सुनो, इस तरह से प्लेट होगी पहले, ठीक है, यहां से समझ लो कि यहां से ज्वालामुखी निकल रहा है, मेंटल से क्या निकला, यहां से वोल्केनो,
ज्वालामुखी निकला। अब ज्वालामुखी निकला कि नहीं, तो यह क्या करेगा, यहां से फाड़ देगा और यह जो है ना इस तरह से पर्वत का निर्माण करेगा। यह वाला जो है ना साइड आ गया दोनों दब करके, और यहाँ तीसरा जो है ना इससे पर्वत बन गई। ज्वालामुखी से क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और विस्फोट के कारण मैग्मा निकले, और मैग्मा निकले कि नहीं तो दो साइड का प्लेट धंस गया और तीसरा जो है ऊपर उठ गया। इससे जो माउंटेन का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी के कारण जब ज्वालामुखी के कारण साइड के दो प्लेट दबकर नीचे चला जाता है एवं तीसरा प्लेट आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और इससे जो पर्वत का निर्माण होती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो मुर्दार पर्वत हो गया, ज्वालामुखी पर्वत हो गया, अवशिष्ट पर्वत हो गया, हल्ज पर्वत हो गया और ब्लॉक माउंटेन हो गया। ठीक है, सवाल कहां से जाएगा जी, छूटेगा। ठीक है, सब बात तो बताते चल रहे हैं। उसके बाद में आप हेडिंग लगा लीजिए पठार। ठीक है, निर्माण के आधार पर पठार, पर्वत बता दिए, पठार मिटा दे। बोलिए, निर्माण के आधार पर यहां पठार की प्रकार कर देना है, बस बाकी सब खत्म कहानी। और बताएंगे फिर मरुस्थल, और तब चलेंगे जियोग्राफी के ऊपर। ठीक है, भूगोल विज्ञान समाप्ति के कगार पर है जी, इसीलिए एकदम प्यार से बता रहे हैं, अच्छा से लिखते चलिएगा जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी। ठीक है, चलिए, और डायग्राम जी बिल्कुल बनाइएगा। मिटाने में भी समय जाता है जी, चलो कोई बात नहीं। चलिए, निर्माण के आधार पर पठार की प्रकार, पठार बोले तो प्लेट्यू की टाइप। ठीक है, पहला है आपका अंतर्वेशीय पठार। ठीक है, दो पर्वत के बीच में समतल आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्वेशीय पठार। नहीं समझे, यहां पर सुनो, यह आपका बेस लाइन है। ठीक है, यहां से दो पर्वत निकला और दो पर्वत यहां पर है, फिर उसके बाद में यह, ठीक है, ऐसे यह वाला, तो यह दो पर्वत है और यहां पर भी पर्वत है, और इसके बीच में जो समतल आकृति है इसी को क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। सबसे बड़ा पठार जो है ना वह तिब्बत का पठार है, चाइना में, उसकी लंबाई 5 किलोमीटर है जी। तो लिख लो अंतर्वेशीय पठार। यह क्या है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अंतर्वेशीय पठार दो पर्वत के बीच में समतल आकृति को अंतर्वेशीय पठार कहते हैं। ठीक है, अंतर्वेशीय पठार कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल में लिख लो, सबसे बड़ा पठार कौन है, तो तिब्बत का पठार, सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा गिरिपाद पठार, यह क्या है, तो सुनो, यह बेस लाइन, यहां से आपका पर्वत, उसके बाद देखो पर्वत के बाद जो है ना यहाँ पर्वत का जड़, और यहाँ देखो क्या है, पठार बन गया है। ठीक है, यह क्या बन गया, पठार। तो पर्वत के जो है ना पाद बिंदु से जो समतल आकृति है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं, गिरिपाद पठार। ठीक है, तो पर्वत के पाद बिंदु से, ठीक है, पर्वत के पाद बिंदु से समतल आकृति को गिरिपाद पर्वत कहते हैं। ठीक है, गिरिपाद पर्वत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पेंटागोनिया का जी एग्जाम्पल, पेंटागोनिया का पठार। ठीक है, उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए अंतर्वेशीय पठार, गिरिपाद पठार, उसके बाद में ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार क्या है, तो सुनो, जैसे क्या बताएं, हाँ,
यहां आपका अर्थ है, अर्थ का मेंटल, मेंटल से निकला आपका लावा, मैग्मा पहले ना, मैग्मा निकला, ठीक है। यहां से यह मैग्मा निकला, मैग्मा जो है ऊपर गया, लावा का निर्माण किया ठंडा होकर, और यह सब देखो लावा यहां आ रहे हैं, इस तरह से यह जमा हो रहे हैं लावा, और देख लो यह समतल आकृति का बन गया, और इससे जो बना ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पठार बोलते हैं, ठीक है। यह क्या बन गया आपका पठार, समझ में आई बात। तो वैसा पठार, वैसा पठार जिसकी निर्माण ज्वालामुखी, जिसकी निर्माण लावा के ठंडा होकर समतल आकृति बनने पर हो, ठीक है, समतल आकृति बनने पर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पठार बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है जी भारत का, सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार भारत का, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है, दक्कन का पठार है। उसके बाद में और लिखोगे, इससे क्या होगा, इससे जो है ना मिट्टी का निर्माण होगा, बेसाल्ट, काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, लिखो ना, इससे काली मिट्टी, काली मिट्टी को क्या बोल सकता हूं, रेंगुर मिट्टी, रेंगुर मिट्टी का निर्माण होगी, निर्माण होती है। सर्वाधिक रेंगुर मिट्टी कहां पाया जाता है, महाराष्ट्र में जी। सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है भारत में, तो सर्वाधिक रेंगुर मिट्टी, सर्वाधिक जो है ना लिख लो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है रेंगुर मिट्टी, सर्वाधिक महाराष्ट्र के क्षेत्र पर पाई जाती है। उसके बाद चौथा लिख लो आपका टेक्टोनिक पठार, टेक्टोनिक पठार, सुनिए, टेक्टोनिक पठार क्या है, वैसा पठार जिसके निर्माण टेक्टोनिक प्लेट के दब जाने से हो, उसी को हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक पठार, ठीक है। वैसा पठार, खाली पठार सर जी पढ़ा करके निकल जाते हैं जी। वैसा पठार जिसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से हो, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से समतल आकृति बनने पर हो, यह जरूर लिखिएगा, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से समतल आकृति बनने पर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक पठार बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा क्या, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप, क्या लिखिएगा, तिब्बत का पठार, चाइना में जी। तिब्बत का पठार कहां पर है, चाइना में, कहीं लिखे थे तिब्बत का पठार अभी जस्ट, बेसिया पठार सबसे बड़ा पठार, तिब्बत का पठार चीन, ठीक है, बोलो। तो तिब्बत का पठार का भी निर्माण कैसे हुआ है, तो तिब्बत के पठार का भी निर्माण हुआ है आपका टेक्टोनिक पठार से, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट से। अच्छा, नोट में बात यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे, सबसे बड़ा पठार, सबसे छोटा पठार, सबसे ऊंचा पठार, यह खूब पूछता है जी, मिटा दे। चलिए थोड़ा सा नोट में बात बता देता, उसके बाद जो है बता देते हैं डेजर्ट आपका रेगिस्तान के बारे में, तब हो जाएगा आपका कहानी खत्म जियोलॉजी का। चलिए, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, सवाल आएगा तो बन जाएगी, ठीक है। चलिए चलो, नोट में बात डाल करके लिख लेना है क्या, सबसे बड़ा पठार, सबसे ऊंचा पठार दुनिया का, यहां पर लिखो, और उसके बाद में यहां पर ऐसे लिख देना है भारत, ठीक है। पहला लिखना है सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा पठार कौन है, तो चाइना में तिब्बत का पठार जी, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार कहां पर, तो चीन, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, सबसे बड़ा पठार कहां है, तो चाइना का तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा पठार,
सबसे ऊंचा पठार, ऊंचा पठार, पामीर का पठार, पामीर का पठार, यह भी चीन में है। इसी को क्या बोला जाता है? एशिया की छत बोला जाता है जिसे, एशिया की छत, एशिया की छत बोला जाता है। यह जो है 5 किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ है। फैलाव कहां तक है? तो 5 किलोमीटर तक। एशिया की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार को कहा जाता है। उसके बाद में सबसे ऊंचा पठार हो गया पामीर का पठार, एशिया का छत। उसके बाद यहां लिख लो भारत में सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा पठार तो दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। उसके बाद में और लिख लो सबसे ऊंचा पठार, ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। सबसे ज्यादा खनिज कहां निकलता है? सबसे ज्यादा खनिज कहां पर? धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार। उसके बाद में नोट में बात लिखोगे, क्या लिख लो? भारत में जो है कोयला सबसे ज्यादा कहां निकलता है? झरिया की खान झारखंड में, ठीक है, लिखोगे। भारत में सर्वाधिक कोयला, भारत में सर्वाधिक कोयला झरिया की खान से निकलती है। झरिया की खान कहां पर? तो झारखंड, झारखंड से निकलती है। सब बात बताना है, अभी निकलती है, ठीक है। बोलिए, यह मिटा दे। अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप? तो अब हेडिंग लगा लीजिए आप मरुस्थल। मिटा दे, चलिए मरुस्थल लगा लिए हेडिंग। चलो मरुस्थल, मरुस्थल क्या है? मरुस्थल को हम लोग बोलते हैं डेजर्ट, ठीक है। यह क्या है? रेगिस्तान क्षेत्र है। वैसा क्षेत्र जहां वर्षा ना हो, वहां की क्षेत्र में क्या हो जाती है? बालू भर जाती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मरुस्थल, ठीक है। वैसी क्षेत्र जहां वर्षा ना हो, ठीक है, वैसा क्षेत्र। किताबी भाषा लिखे, चलो इसका किताबी लैंग्वेज लिखता। वैसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम हो, कम हो या वर्षा न हो, उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र को रेगिस्तान कहा जाता है। रेगिस्तान कहा जाता है। यहां पर जो है ना पानी नहीं होती है तो पौधा कैसा हो जाएगा जी? कंटीले हो जाएंगे, ठीक है, जिसको कैक्टस प्लांट बोला जाता है। अपना पत्ता झाड़ देगा, केवल कंटा बच जाएगा, बाहर से आघात से बचा लेगा कंटा, और उसके बाद में इसको जो है ना आपका जाइलम और फ्लोएम की प्रक्रिया जो है, जल मिलेगा ही नहीं तो जाइलम करेगा कहां से, ठीक है। थोड़ा सा जल से क्या कर लेगा कैक्टस प्लांट? जाइलम की प्रोसेस को संपूर्ण कर देगा, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम हो या वर्षा न हो, उस क्षेत्र को रेगिस्तान कहा जाता है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधा को कैक्टस कहा जाता है, ठीक है। रेगिस्तान में जीरोफाइट्स, एक्सट्रोफाइट्स बोला जाती है। रेगिस्तान में जो है ना उगने वाले पौधा को एक्सट्रोफाइट्स, लेकिन वो सब काहे लिखे जाए? रेगिस्तान में कैक्टस प्लांट पाए जाते हैं, केवल लिखो कैक्टस, कैक्टस प्लांट, ठीक है। बच्चा कहेगा कि जीरोफाइट्स ना बोलते हैं रेगिस्तान में उगने वाला पौधा को। लिखो भाई लिखो, रेगिस्तान में कैक्टस प्लांट, सही है जी। रेगिस्तान में उगने वाला कैक्टस प्लांट होता है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। चलो लिख देता हूं, रेगिस्तान में कैक्टस प्लांट होती है, होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स, ठीक है। कैक्टस प्लांट क्या होता है? इसमें पत्ता अनुपस्थित, पत्ता अनुपस्थित होता है। कांटे जो है ना, कांटा लगा, ठीक है, कांटे प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होता है, उपस्थित, ठीक है। क्यों? यह जो है ना अपना पत्ता गिरा देता है, केवल कंटीला बना देता है कि बाहरी आघातों से रक्षा हो सके। और पानी की क्या है? कमी है, जिसके कारण जो है ना पत्ता जो है क्या करेगा? पानी ज्यादा लेता है, पत्ता गिरा देता है, और यह कैक्टस प्लांट बन जाता है। और इससे जाइलम की प्रोसेस जो है ना तनी सा पानी में, थोड़ा सा पानी में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखोगे? मरुस्थल जो है ना, ठीक है, यह 2 तरह के होता है। इसी को रेगिस्तान भी कोई बोलता है जी। मरुस्थल बोलो, रेगिस्तान बोलो, जो बोलना है बोलिए। रेगिस्तानी पशु ऊंट को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊंट में जो है कुबर होता है, वह पानी को स्टोर कर लेता है,
ठीक है। कोई कोई तो बोलेगा कि ऊंट को रेगिस्तानी पशु इसलिए कहा जाता है कि ऊंट का पैर जो है ना वह नीचे से गद्दार होता है, उसके रेगिस्तान में पैर नहीं धंसते हैं, जिसके कारण जो है ना ऊंट को रेगिस्तानी पशु कहा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऊंट को रेगिस्तानी पशु इसलिए कहा जाता है कि ऊंट में जो है ना कुबर होता है, और यह कुबर में क्या करता है, पानी स्टोर कर लेता है और बिना पानी पिए हुए 4-5 दिन तक चल सकता है। इसीलिए जो है ना रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और वह कुबर में पानी स्टोर कर लेता है और लेकर के चलता है, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तानी का पशु कहा जाता है। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है राजस्थान में। ठीक है, चलिए, तो रेगिस्तान में कैक्टस प्लांट होती है, जीरोफाइट्स। उसके बाद लिखो मरुस्थल दो तरह के होते हैं, मरुस्थल दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है उष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल हो गया, और दूसरा हो जाता है आपका शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल क्या है, तो जहां पर गर्मी पड़ता हो, राजस्थान वगैरह जहां गर्मी पड़ती है, जहां गर्मी पड़ती है उसी को बोला जाता है उष्ण मरुस्थल। और जहां ठंडी होती है, ठंडी होती है उसको बोला जाता है आपका शीत मरुस्थल। जैसे पहला आपका अलास्का, ठीक है, कहां पर, तो आपका अमेरिका में। ठीक है, तो लिखो उसके बाद में पेंटागोनिया अर्जेंटीना लिखोगे, लिखो पेंटागोनिया मरुस्थल। कुछ जो है ना शीत मरुस्थल में इंपॉर्टेंट, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया मरुस्थल कहां पर, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। उसके बाद में दूसरा बोत्सवाना का कालाहांडी मरुस्थल। ठीक है, कालाहांडी, ठीक है, कालाहांडी मरुस्थल, मरुस्थल कहां पर, बोत्सवाना। यही सब सवाल पूछता है जी, बोत्सवाना, बोत्सवाना। उसके बाद में अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, यह गर्म मरुस्थल है जी, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल कहां पर, तो अफ्रीका। यह कहां है जी, अफ्रीका में, तो अफ्रीका के जो है ना यह उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम। सबसे बड़ा मरुस्थल है जी, सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल दुनिया का कौन है, तो सहारा मरुस्थल है। ठीक है, यही सहारा मरुस्थल से होता क्या है ना, जब हवाएं चलती है ना तो धूल कण उड़ जाता है और चला जाता है अमेजोन के जंगल में। ठीक है, और यहाँ से फास्फोरस लेकर के उड़ता है। इसीलिए जो है ना जब वर्षा होती है ना तो अमेजोन में क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उग जाते हैं। इसीलिए जो है ना पृथ्वी का लंग्स अमेजोन को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में। चौथा सहारा मरुस्थल पेंटागोनिया, कालाहांडी मरुस्थल, बोत्सवाना। उसके बाद में भारत में थार मरुस्थल राजस्थान। ठीक है, थार मरुस्थल, यह कैसा मरुस्थल है जी, बहुत गर्म है। थार मरुस्थल कहां पर, राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, थार मरुस्थल राजस्थान। यह कैसी मरुस्थल है, गर्म है जी। ठीक है, और यह कहां पर, भारत में। भारत का सबसे गर्म मरुस्थल थार मरुस्थल। पाकिस्तान, चोलिस्तान। ठीक है, चोलिस्तान मरुस्थल, चोलिस्तान। पाकिस्तान में मरुस्थल को चोलिस्तान बोला जाता है, तो लिख दो चोलिस्तान मरुस्थल कहां पर, पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद में छठा लिख लो, और क्या लिखोगे, पाकिस्तान चोलिस्तान मरुस्थल। और क्या लिखिएगा, एक लिख लो यहां पर, यह चाइना का। ठीक है, कौन सा, गोबी मरुस्थल, एशिया का सबसे गर्म मरुस्थल या बड़ा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहां पर, चाइना, चाइना। ठीक है, चीन, ठीक है, चीन जो है ना गोबी मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का बड़ा मरुस्थल है जी, बड़ा मरुस्थल। एशिया का बड़ा मरुस्थल कौन है, तो गोबी मरुस्थल। उसके बाद में जो है ना थार मरुस्थल राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। ठीक है, लिखते चलिएगा, नोट में एक और बात लिखोगे, टकला मकान कहां पर है जी, तो टकला मकान आपका चाइना में है। टकला मकान, टकला की मकान हम नहीं बोल रहे हैं जी, टकला मकान, टकला मकान चीन में है। ठीक है, चीन में है। तो इतनी सी तो बात है मरुस्थल के बारे में। बोलिए यहां पर क्या हो गया, जियोलॉजी आपका खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए। तब तक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जियोलॉजी का। ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद जो है देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं।
चलिए मिटा दें, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, चलो मिटा रहे। कमेंट किए, जियो का मतलब होता है भू, लॉजी का मतलब होता है उसका अध्ययन, तो क्या बन जाएगा यह जी, भूगोल। दुनिया गोल है, उसी को कहते हैं भूगोल। दुनिया गोल ना है जी, देखो है गोल क्या। हेडिंग लगा लीजिए, जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। ढेर तो सोच रहा होगा कि देखे गए हैं कि जियोग्राफी का हिंदी क्या होता है। अरे देखो जियोग्राफी, ठीक है, हम लिखेंगे हिंदी, वहां इंग्लिश लिखा है, हम हिंदी लिख देता हूं क्या, तो भूगोल, ठीक है। भूगोल बोले तो जियोग्राफी, ठीक है। अच्छा, हमने बताया क्या जियोलॉजी के बारे में, भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान में बताया कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जो भी चीज है, ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर में जो हम लोग अध्ययन करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, भूगर्भ विज्ञान। तो अब कहां करेंगे, पृथ्वी के ऊपर करेंगे, ठीक है। ऊंचा वाच को हम लोग, ऊंचा नीचा सरफेस को क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया, ऊंचा वाला को टोपोग्राफी। अंदर चल गए पृथ्वी को तो जियोलॉजी, ठीक है। ऊपर चल गए थे हम, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, आकाश वाला ब्रह्मांड का अध्ययन किया, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, पृथ्वी के ऊपर का सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के ऊपर नदी, तालाब, झील सबको लिख लेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं, ठीक है। जियोलॉजी बोलते हैं, जियोग्राफी, जियोलॉजी का है जियोग्राफी, ठीक है। तो पृथ्वी के सतह के ऊपर किए जाने वाला अध्ययन, पृथ्वी के सतह के ऊपर किया जाने वाला अध्ययन, पृथ्वी के सतह के ऊपर किया जाने वाला अध्ययन, ठीक है। अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन भूगोल कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ऐसा ना समझ लिए जी कि पृथ्वी और उसके ऊपर हम पढ़ कर रहे हैं बैठ करके, ठीक है, उसको जियोग्राफी बोलते, गलत हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज पाई जाती है उसका अध्ययन करते हैं, नदी के बारे में, तालाब के बारे में, झील के बारे में, ठीक है। उसके बाद में नदी बेसिन के बारे में, ठीक है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, तो बताते चलेंगे। सुनो, पृथ्वी के सतह के ऊपर किया जाने वाला अध्ययन भूगोल कहलाता है। इस सब का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं भूगोल। पृथ्वी की आकार कैसा है, तो शुरू जब हम लोग बच्चा थे तो मैडम आ करके बताती है कि मेरे दोस्त नहीं जी, बाबू, ठीक है, कि पृथ्वी जो है ना वह कैसी है, तो पृथ्वी गोल है। तो चलो मान लिया कि पृथ्वी गोल है। उसके बाद में होता क्या है, सर जी आते हैं और कहते हैं कि देखो मैडम जो है ना वह गलत बताई है, पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी जो है ना वह कैसा है, तो पृथ्वी आपका बताते हैं हम अच्छा वाला डिफिनेशन कि पृथ्वी जो है ना वह अंडा की तरह है, ठीक है, इलेप्टिकल है। तो कहा कि ठीक है। उसके बाद हम लोग इलेप्टिकल याद कर लिए। उसके बाद और क्या होता है, सर जी जाते हैं और मिस आती है पढ़ाने, ठीक है, तो मिस तो बढ़िया से पढ़ाएगी ही, ठीक है। तो मिस आती है और कहती है कि नहीं देखो सर भी गलत बताए हैं और मैडम भी गलत बताई है। मैडम मतलब क्या, जिसकी प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी हो उसी को ना मैडम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, और जिसकी प्लॉट की रजिस्ट्री ना हो उसको हम लोग मिस बोलेंगे, ठीक है। तो मिस आती है और बताती है क्या कि पृथ्वी की आकृति जो है ना वह कैसा है, तो वह जो है ना संतरा के समान है, ठीक है। समझ में आ रही बात, मौसमी की तरह है। जबकि मिस का बात हम लोग याद कर लिए, बताओ पहले मैडम का बात याद कर लिए कि पृथ्वी गोल है, सर आए कहे कि अंडाकार है, मिस आती और बताती है कि पृथ्वी जो है ना वह संतरा की तरह है, ठीक है। तो ना पृथ्वी संतरा की तरह है, ना पृथ्वी गोल है, और उसके बाद में ना पृथ्वी जो है ना वह अंडाकार है। लो तीनों जो है गलत हो गया जी। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि पृथ्वी के ऊपर पहाड़ है, नदी बेसिन है, सब कुछ है, तो पृथ्वी गोल चौकोर ये सब कैसे हो सकता है, एक्चुअल आकार ही नहीं है। तो पृथ्वी की आकार जो है ना वह जियोड है। लिखो पृथ्वी की आकार कैसी है, पृथ्वी की आकार जियोड है। यह पृथ्वी की आकार कैसा हो गया, जियोड हो गया। अब थोड़ा सा मेरे भाई मेरे दोस्त, अब जो है नक्शा बनाते चलना है और उसके बाद क्या करना है, अच्छा से जैसे बने, ठीक है, उस तरह से बना लेना है। समझ में आ रही है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया जी, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आगे बढ़ना है, शिमला वाला, यहां पर सिक्किम वाला ना, ठीक है। हम भी थोड़ा सा इधर गिरा दिए जी, ऐसे, यह ठीक है। अब सुनो, यह आपका कुछ इस तरह से भारत का मैप है, ठीक है।
अच्छा, यह भारत का मैप है। सबसे ऊपर जो है ना आपका ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, यही ना तोड़ेंगे। यहां पर आपका क्या है, ऐसे इसको हम लोग क्या बोले, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद ट्रांस के बाद इसको हम लोग क्या बोल दिए, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। उसके बाद में सुनो भारत का कैसे विभाजन कर रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा जी। उसके बाद इसको बोल दिए बृहद हिमालय, इसको हमने बोला मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। उसके बाद मध्य हिमालय के बाद यहां पर शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक सब ऊपर होगा, यहीं में हो जाएगा, इसी में शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। उसके बाद शिवालिक हो गया, और क्या लिखोगे, यहां पर आ जाएगा आपका मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। और थोड़ा सा यह वाला हो गया मैदानी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में यहां से यह वाला भाग को हम क्या बोल दिए, पठार क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। उसके बाद पठारी क्षेत्र के बाद यह क्या हो जाएगा आपका, यह वाला इधर समुद्र बेसिन, समुद्र हो जाएगा, ठीक है। महाद्वीप वाला, यह सब महाद्वीप, समुद्र, महाद्वीप लिख लो, समुद्र, यह सब क्या हो गया इधर। तो यह जो है ना आपका यहां पर बंगाल की खाड़ी ना, यहां बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और यहां पर क्या हो जाएगा, अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है, यही ना है। तो सुनो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांस हिमालय को तोड़ते हैं। उसके बाद में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। पृथ्वी के सतह के ऊपर किए जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, अध्ययन भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के आकार जो है ना वह जियोड है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब सुनो नोट में बात हम जो है क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक जो है ना कल वाला क्लास में बताएंगे अच्छा से इन डिटेल में। सबसे पहले थोड़ा सा जो है ना तराई क्षेत्र, भावल क्षेत्र, यह सब बता देते हैं और क्लास को अंत कर देते हैं, ठीक है। कैसे, तो यहां पर ऐसे लिखना है पहाड़, ठीक है। और पहाड़ से निकलती है नदी, ठीक है। पहाड़ से निकला नदी, और नदी निकल करके क्या करती है, चलती है टेढ़ा मेढ़ा, तो उसको हम लोग बोलते हैं छिप्रिका। समझ में आ रही है बात, यही ना बताए थे जी, नहीं समझा, इधर समझाता हूं, सुनो नोट में। यहां पर है आपका पहाड़, पहाड़ से इस तरह से नदी निकलती है और ऐसे चलती है सीधे, इस तरह से यह सोर्स है, नदी निकली, ठीक है। और उसके बाद में नदी यहां पर चल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, छिप्रिका, छिप्रिका बोले तो रेपिडो। उसके बाद में आती है नदी और गिर जाती है, यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे गिर रही है, इसको बोलेंगे झरना, ठीक है। जहां पर नदी गिरती है वहां कुंड बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कुंड, अवनमन कुंड, अवनमन कुंड। उसके बाद में नदी जो है वह एस आकार की घाटी बनाती है, एस आकार की जब घाटी बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं, मिनांडर, मिनांडर। एस आकार की घाटी को काट करके नदी जो है वह सीधे हो जाती है, तो सीधे हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, छाटन झील, छाटन झील या गोखिल झील, ऑक्सबो लेक भी बोला जाता है। और यहां से कई सारे भाग में बंट गया, इसको क्या बोला जाता है, वितरिका, वितरिका, ठीक है। समझ में आई बात, इसी से तो बात बताए थे नदी के बारे में। अब सुनो, जब नदी अपने साथ चलेगी तो मलबे को लेकर के ढोएगी, हाँ और ना, साथ साथ जो है चट्टान को लेकर के ढोएगी, हाँ या ना, बिल्कुल बात, ठीक है। पानी को लेकर के चलेगी, हाँ या ना, बिल्कुल बात हो जाएगी। तो सुनो यहां में क्या हम लिखेंगे, नोट में डाल करके बात यहां कि जब नदी क्या होती है, यहां लिखे, यही लिखता हूं, जब नदी अपने साथ, अपने साथ मिट्टी, मिट्टी को लेकर चलती है, चलती है, मिट्टी को लेकर चलती है, एवं एवं किसी स्थान पर, किसी स्थान पर लाकर
जमा करती है तो उसे क्या बोला जाता है? खादर प्रदेश बोला जाता है, खादर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, खादर प्रदेश में क्या होगा? मिट्टी अपने साथ लेकर के चलेगी तो क्या बनेगा? कॉप मिट्टी बनेगा, कॉप मिट्टी में क्या होगा? ठीक है, खादर प्रदेश, कॉप मिट्टी, इसमें एक बनेगा पुरानी जलोढ़ और एक बनेगा नई जलोढ़। ठीक है, खादर प्रदेश कहते हैं। बांगर खादर सब अभी बता रहे हैं कि बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है। यहां से खादर प्रदेश में क्या हो गया? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा ना, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो गया, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण। अब इस जलोढ़ मिट्टी, कॉप मिट्टी में देखो, एक हो जाएगा पुरानी जलोढ़ हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बांगर। ठीक है, और नई जलोढ़ को क्या बोलेंगे? नई जलोढ़ को बोलेंगे हम लोग खादर। हमरा लगता है कि आप नहीं समझे। जब नदी अपने साथ मिट्टी को लेकर चलती है एवं किसी स्थान पर लाकर जमा कर देती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खादर प्रदेश बोलते हैं। इसी को कॉप मिट्टी बोला जाता है। खादर प्रदेश को ही जलोढ़ मिट्टी बोलो ना, ला करके जमा कर दिया, उस मिट्टी को कौन सा मिट्टी बोलेंगे? जलोढ़ मिट्टी। पहले से भी तो जमा होगी, वह सूख गया होगा, लेकिन यह नया लाया, या कॉप मिट्टी को लाया। तो कॉप मिट्टी दो तरह के, एक पुरानी जलोढ़ और एक नई जलोढ़ है। ठीक है, नई जलोढ़ जो होता है क्या होता है? खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, खेती के लिए बहुत उपजाऊ बोला जाता है जी, उपजाऊ। ठीक है, खेती के लिए क्या होती है? बहुत उपजाऊ होता है क्या? आपका नई जलोढ़। और नोट में बात लिख लीजिए, कल्लर मिट्टी में। ठीक है, समझ में आ रही बात? रेह या कल्लर मिट्टी बोलते हैं, रेह या कल्लर। इसमें जो है ना खेती नहीं होती है, आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। लिखो, रेह या कल्लर मिट्टी, रेह या कल्लर। ठीक है, कलहर, रेह या कलहर मिट्टी में खेती नहीं होती है। कारण क्या हो जाएगा जी? कारण आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, आयोडीन की मात्रा अधिक है, जिसके कारण क्या है? रेह और कल्लर मिट्टी में खेती नहीं होती है। अब सुनो यहां पर और दूसरा बात, वह तो पहला बात यह वाला, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात सुनो, जब यह मिट्टी जो है ना अपने साथ क्या करती है? जब यह नदी जो है ना अपने साथ ले करके चलती है मिट्टी को और ला करके जमा कर देती है, तो कॉप मिट्टी, खादर प्रदेश, दो तरह के खादर और बांगर हो गया। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण किया। अच्छा, साथ साथ जो है ना पत्थर भी लेकर के चलेगा ना जी, बोलिए, तो तराई प्रदेश कहलाएगा। एक भावर प्रदेश होता है और एक तराई क्षेत्र होती है। ठीक है, तो चलो कि तराई क्षेत्र क्या होता है, भावर प्रदेश क्या होता है। जब नदी अपने साथ चट्टान लेकर चलती है एवं किसी स्थान पर लाकर जमा कर देती है, उसे क्या बोलते हैं बताइए जी? तराई क्षेत्र होता है और एक भावर प्रदेश होता है, जो यह भावर हो गया। ठीक है, लाकर जमा कर देती है, उसे भावर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, भावर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तीसरा बात, नदी जो है अपने साथ पानी लेकर के चलिए रही है, पानी को ला करके कहीं जमा कर देती है, तो उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यदि नदी पानी को किसी स्थान पर लाकर जमा कर देती है तो उसे तराई क्षेत्र कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो भावर प्रदेश, उसके बाद में तराई क्षेत्र, यह सब समझ में आ गई। उसके बाद में खादर प्रदेश,
यह भी समझ में आ गया? बोलिए। तो क्या करते हैं, क्लास को यहीं पर अंत कर देते हैं। कल जो है ना ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक को निपटा लेंगे। उसके बाद में मैदानी क्षेत्र चलेंगे, पठारी क्षेत्र चलेंगे। यह जियोग्राफी जो है ना वह बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसा नहीं कि छोटा है, ठीक है। 2-3 को तो छोटा था तो निपटा दिए, यह जो है ना बहुत दिन तक चलेगा, ठीक है। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो ज्योग्राफी आपको स्टार्ट कर दिए। आज वाला क्लास में थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर दिखा दिए कि इस तरह से क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छा से मेहनत करते रहिए और लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना है, बार बार बोलते हैं, ठीक है। और रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा, अगर जिद हो रख हौसला तेरा भी नाम होगा, अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा, ठीक है। तुम हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तो जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे, ठीक है। समझ में आई बात? तो हम लोग क्या करते हैं, इसी क्लास में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, नई जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।